आज आप लोगों को जो अंग्रेज़ों के द्वारा एक्ट पारित किए गए थे और भारतीय संविधान में जहाँ स्टार्ट हुई थी पृष्ठभूमि संवैधानिक विकास की, वहीं से तो आज वो एक्ट पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो डाल लेते हैं संवैधानिक पृष्ठभूमि। तो ये इतिहास में भी पढ़े जाते हैं और संविधान में भी पढ़े जाते हैं एक्ट। तो पहला एक्ट था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, अंग्रेज़ों के द्वारा पारित किया गया था। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था? क्योंकि उस टाइम कंपनी ने 10 लाख पाउंड के कर्ज की मांग ब्रिटिश संसद में की थी। जो भारत में कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश संसद में 10 लाख पाउंड के कर्ज की मांग की थी। पहले से 4 लाख पाउंड जो ब्रिटिश सरकार दे रही थी उनको कर्ज, उसको माफ़ करने की बात कही थी कि हमारी स्थिति नहीं अच्छी है और उसको माफ़ कर दिया जाए। तो इसकी जांच करने के लिए एक समिति का जो है गठन किया गया था। कर्मचारियों के निजी स्तर पर व्यापार हो रहा था, तो एक समिति का गठन किया गया था जिसमें 31 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बर्गयान थे। कौन थे अध्यक्ष? बर्गयान। तो इसको लिख लेते हैं 10 लाख पाउंड 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें 10 लाख पाउंड के कर्ज की मांग ब्रिटिश संसद में की गई। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 10 लाख पाउंड की मांग, 10 लाख पाउंड कर्ज की मांग ब्रिटिश संसद में किया गया। तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आने का कारण क्या था? जो यहाँ की कंपनी थी भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने 10 लाख पाउंड के कर्ज की मांग की थी। कहाँ? ब्रिटिश संसद में। और पहले से 4 लाख पाउंड जो ब्रिटिश सरकार देती थी, जो ब्रिटिश सरकार देती थी उसे माफ़ कर देने की मांग की गई। उसे माफ़ करने की मांग की गई। कहा हमारी स्थिति ठीक नहीं है, उसको माफ़ कर दिया जाए। तो जब उन्होंने ये मांग रखी तो एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का गठन क्यों हुआ था? कर्मचारियों का निजी स्तर पर व्यापार। कर्मचारियों का निजी स्तर पर व्यापार
जो कर्मचारी थे कंपनी के, वो निजी स्तर पर व्यापार करते थे और वो खूब पैसा कमाते थे, लेकिन कंपनी घाटे में जा रही थी। इसके लिए उन्होंने एक जांच समिति का गठन कर दिया। तो इस समिति में कितने सदस्य? 31 सदस्य। जांच समिति के लिए 31 सदस्यीय समिति का, जांच समिति के लिए 31 सदस्यीय समिति का गठन, 31 सदस्यीय समिति का गठन, जिसके अध्यक्ष बरगयान थे। तो बरगयान के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति का क्या काम था? कर्मचारियों का जो निजी स्तर पर व्यापार हो रहा था उसकी जांच करना था। अब इसमें क्या क्या हुआ, सुधार क्या क्या हुए, क्या क्या रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार हुए, या किन बातों का कहा गया? तो पहली बात है इसमें जो मुंबई, मद्रास, कोलकाता गवर्नर थे, गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग। गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, कौन कौन सी? मुंबई, मद्रास और कोलकाता। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को, यानी दोनों प्रेसिडेंसियों को, मुंबई और मद्रास को अधीन, मुंबई प्रेसिडेंसी को कोलकाता और मद्रास प्रेसिडेंसी को कोलकाता के अधीन कर दिया गया। और कोलकाता में 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। परिषद का गठन। अब इन 4 सदस्यीय परिषद में कौन कौन थे? क्लेवरिंग, पहला कौन था? क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मानसन, बारवेल। इन दोनों प्रेसिडेंसियों को कोलकाता प्रेसिडेंसी का अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग बने। और जो 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था उसमें कौन कौन थे? क्लेवरिंग, फ्रांसिस, मानसन और बारवेल थे। इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए था? तो कार्यकाल 5 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए होता था। 5 वर्ष के लिए नियुक्ति या कार्यकाल, 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते थे। दूसरा था इसी के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1784 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना
की जाती है। तो 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है। किसके तहत? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा। मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्प्रे। एलिजा इम्प्रे इसके मुख्य न्यायाधीश थे। 3 अन्य सदस्य थे। 3 अन्य सदस्य कौन कौन से थे? चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर, लेमेस्टर और हाइड। 3 अन्य सदस्य थे, चैम्बर, लेमेस्टर, हाइड। इसमें क्या कि इसमें जो है कमियां कौन कौन सी थी? तो इसमें काउंसिल के संदर्भ में गवर्नर जनरल पूरी तरह से पंग हो गया था, क्योंकि अब निर्णय का अधिकार किसके आधार पर होता था? बहुमत के आधार पर। तो 3 एक तरफ होते थे तो गवर्नर जनरल उसमें कोई डिसीजन नहीं ले पाता था। फिर दूसरा था सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। जो सर्वोच्च न्यायालय गठित हुआ बनाया गया था, स्थापना हुई थी, उसका भी अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं किया गया था। और तीसरा, कोई व्यक्ति जो कंपनी के अधीन सैनिक अथवा असैनिक पदाधिकारी था, किसी व्यक्ति से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार या दान, परितोष इत्यादि नहीं ले सकता था। तो इनको भी लिख लेते हैं। कमियां पहली कौन सी थी इसके अंदर? काउंसिल के संदर्भ में, काउंसिल के संदर्भ में गवर्नर जनरल पूरी तरह से पंग कर दिया गया था। गवर्नर जनरल पूरी तरह से पंग हो गया था, क्योंकि अब 3 लोग हमने अभी बताया कि जो 4 सदस्यीय परिषद थी, क्लेवरिंग, फ्रांसिस और मानसन बारवेल की, तो उसमें जब 3 लोग बहुमत के आधार पर डिसीजन होते थे, तो उसमें जब 3 लोग एक तरफ होते थे तो गवर्नर जनरल की बात नहीं चलती थी, क्योंकि अब निर्णय बहुमत के आधार पर होता था। जो निर्णय था अब किसके आधार पर होने लगा? बहुमत के आधार पर। दूसरी कमी इसकी क्या थी कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन 1774 में हुआ था कलकत्ता में, उसका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। तीसरी कमी क्या थी इसमें? कोई व्यक्ति जो कंपनी के अधीन कार्य कर रहा था, कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के अधीन
कार्य कर रहा था, चाहे वो सैनिक हो या असैनिक पद पर, किसी भी व्यक्ति से कोई उपहार या दान प्राप्त नहीं कर सकता था। कोई भी दान या उपहार नहीं प्राप्त कर सकता था। इससे भी अवस्था फैल गई थी। तो चाहे कवि में चाहे इसके प्रावधानों में इसको काउंट कर लीजिए, ये वाले पॉइंट को इसके प्रावधानों में काउंट कर लीजिए कि जिससे कोई व्यक्ति उपहार या दान के माध्यम से अतिरिक्त धन ना कमाए। तो रेगुलेटिंग एक्ट के में जो प्रावधान थे उसमें कंपनी ने क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। तो इसमें कंपनी जो थी, कंपनी में दो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे। तो उसमें कोर्ट ऑफ जो प्रोपराइटर थे उसमें 1000 पाउंड वाले जो अंशधारक थे उन्हीं को मतदान करने का अधिकार दिया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे उसमें उनकी संख्या कितनी थी, 24 थी। वो 6 सदस्य प्रतिवर्ष पद से मुक्त कर दिया जाता था। तो इनको भी लिख लेते हैं प्रावधानों में। कंपनी, ये कंपनी है तुम्हारी, इसमें 2 लोग काम करते थे, 2 तरह के लोग, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर थे इसमें 1000 पाउंड, जो वहाँ के 1000 पाउंड के अंशधारक थे जिनकी हिस्सेदारी थी इसमें, या जो शेयर खरीद रखे थे, 1000 पाउंड वाले अंशधारक मतदान कर सकते थे, मतदान कर सकते थे। ये भी प्रावधान कर दिया गया कि जो 1000 पाउंड वाले अंशधारक उससे नीचे वाले हैं वो मतदान नहीं कर सकते। जो 1000 पाउंड वाले अंशधारक है वही सिर्फ मतदान कर सकते हैं कंपनी के निर्णय में। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनकी सदस्य संख्या कितनी थी, सदस्य संख्या 24 निश्चित की गई, 24, और जिसमें से 6 सदस्य प्रतिवर्ष 6 सदस्य प्रतिवर्ष पद से मुक्त होते थे, या पद मुक्त होते थे, यहाँ पर लिख लेते हैं, पद मुक्त होते थे। तो चाहे कंपनी के प्रावधानों में इसको डाल लीजिए, कोई व्यक्ति जो कंपनी के अधीन कार्य कर रहा था किसी भी व्यक्ति से कोई उपहार, दान या प्राप्त नहीं कर सकता था। ये पूछा भी गया कि इस एक्ट के माध्यम से निजी व्यापार कर कंपनियों के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब अगला एक्ट आता है 1781 का सेटलमेंट ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सत्रह सौ इक्यासी का
एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें क्या हुआ, सर्वोच्च न्यायालय जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, इसमें ही कुछ सुधार करने के लिए 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। तो सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को इसमें स्पष्ट कर दिया गया। उसमें कमी में हमने बताया था सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, लेकिन इसमें 1781 में स्पष्ट कर दिया गया क्षेत्राधिकार। और मुकदमे की सुनवाई में प्रतिवादी का जो वाद दायर करता था, जो मुकदमा दायर करता था, उसके निजी कानूनों को भी लागू किया जाता था। और फैसला देते समय उनके सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का भी ध्यान रखा जाएगा। ये बातें 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कही गई। और गवर्नर जनरल जो था और उसकी परिषद के द्वारा जो बनाए गए नियम थे, उनको न्यायालय में पंजीकरण की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया। अब यहाँ जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट था, इसमें अगर कोई नियम बनाते तो उसका पंजीकरण न्यायालय में उनको करवाना होता था, लेकिन अब नहीं करवाना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं। पहला था सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्पष्ट कर दिया गया। जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में स्पष्ट नहीं था, उसको 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में स्पष्ट कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कितना होगा। दूसरा था मुकदमे की सुनवाई के में मुकदमे के सुनवाई में प्रतिवादी के निजी कानून लागू करना, निजी कानून को लागू किया गया। तीसरा था फैसला देते समय भारतीयों के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाना। चौथा था इसमें गवर्नर जनरल व उसके परिषद के द्वारा गवर्नर जनरल या उसके परिषद के द्वारा बनाए गए गवर्नर जनरल था उसके परिषद के द्वारा बनाए गए नियम तथा विनियम को न्यायालय में पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त कर
दिया गया, लेकिन जो ये सुधार किए गए पर्याप्त नहीं थे। लेकिन ये जो सुधार किए गए थे पर्याप्त नहीं थे। जो ये 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में सुधार किए गए थे 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा, तो ये क्या पर्याप्त नहीं थे। अब अगला